नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय जबकि भारतीय जनता पार्टी का मन मयूर एग्जिट पोल आने के बाद झूम रहा है और नृत्य कर रहा है, ऐसे में निश्चित तौर पर समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए 4 जून के लिए। एग्जिट पोल पर इतना विश्वास करना कितना उचित होगा, ऐसा समीक्षकों का मत है। लेकिन फिर भी जिस तरह से पोल ऑफ द पोल्स जो सामने आया है और ये कहानी जिस तरफ जा रही है, यानी 8 एग्जिट पोल का निचोड़ भी हम देखें तो ये 350 प्लस की तरफ जाता हुआ दिखता है। ऐसे में आज हम खास मुलाकात में भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे सीनियर लीडर से हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत क्लोज, करीब करीब मध्य प्रदेश में 1998 में जब 1 वोट से 2 सरकार का नारा नरेंद्र मोदी जी ने प्रभारी मध्य प्रदेश के नाते दिया था, तो समय वो मीडिया में एक अहम दायित्व, बीजेपी मीडिया में एक अहम जिम्मेदारी संभाल रहे थे। चुनाव प्रबंधन के रणनीतिकार तो वो हैं ही, राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं क्योंकि एक पत्रकार हैं। पत्रकार के साथ वो मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन के मुखिया रहे हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा। प्रणाम कर रहा हूँ प्रभात जी आपको। नमस्कार शरद जी, बहुत बहुत नमस्कार। किस तरह से आप देखते हैं, हालांकि समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि सरकार बहुत अच्छे से बनने में, नेहरू जी के कीर्तिमान की बराबरी करने में कोई चुनौती अब दिखती नहीं। कैसे देखते हैं आप एग्जिट पोल के अनुमानों को? देखिए, एग्जिट पोल ये तो दर्शा ही रहा है कि 8 चैनलों के निचोड़ पर जब जाते हैं तो 350 तो सहज ही आता है। बिल्कुल ठीक जी। अब ये जब एग्जैक्ट होगा तो 4 जून को ही पता लगेगा जी। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बन रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। यहां तक कि मैं जब आपके पास आ रहा था तो सूचना आ गई कि 9 जून को वो शपथ भी लेंगे, ऐसा मैंने भी व्हाट्सएप पे पढ़ा जी। तो कहने का तात्पर्य, और जो आपने और बात कही कि नेहरू जी, तो नेहरू जी भारत के 17.5 साल रहे, अब ये 15 साल हो जाएंगे जी। और उसके बाद जो राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि 2029 भी, तो नेहरू जी का रिकॉर्ड उस समय टूटेगा। अभी तो 15 साल होंगे और मुझे लगता है कि जिस गति से चल रहे हैं उस गति में नेहरू जी का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी तोड़ेंगे। प्रभात जी, आप एक पत्रकार भी हैं और चुनाव के एक विश्लेषक के तौर पर भी आपकी रैंकिंग हम लोग काफ़ी अच्छी देखते हैं। मुझे ज़रा ये समझाइए, हम लोग आज भी ये बात कर रहे थे कि आखिर विपक्ष को जनता, अगर मैं मानूं इस एग्जिट पोल के अनुमान को ठीक, क्यों नकारती चली जा रही? ये लोकतंत्र के लिए भी इस मायने में ठीक नहीं है कि विपक्ष क्या मुद्दे समझ नहीं रहा है? किस तरह के मुद्दों से सरकार की घेराबंदी की जाती है, क्या इसकी समझ कमजोर हुई है? देखिए शरद जी, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। 1984 में हम 2 पर आ गए थे, इंक्लूडिंग हमारे सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ग्वालियर से हार गए थे और माधवराव जी सिंधिया जीते थे। लेकिन हमारा संगठन था। हम जनता पार्टी से जब 80 में अलग हुए तो हम क्यों चले, क्यों जिंदा रहे? क्योंकि जनसंघ से हमने जब जनता पार्टी में विलीन किया तो विश्व की पहली पार्टी थी जिसने जनता पार्टी को लोकतंत्र बचाने के लिए अपना चुनाव चिन्ह समर्पित कर दिया, अपनी पार्टी को विलीन कर दिया, मतलब भारतीय जनसंघ विलीन। किसी पार्टी ने अपने को विलीन नहीं किया था, सबने अपने को जीवित रखा था और खाली अपने को मर्ज किया था जनता पार्टी में। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी थी, अटल जी, अडवाणी जी ने तय किया कि नहीं नहीं, हम पूरी तरह से लोकतंत्र के लिए अपनी पार्टी को, अपना चुनाव चिन्ह, और हलधर जनता पार्टी के उस पर चुनाव लड़े थे और जनता पार्टी में शामिल। उसके बाद हमको दोहरी सदस्यता का आरोप लगा दिया।
जबकि संघ में कोई सदस्यता होती नहीं है। अटल जी ने समझाया चंद्रशेखर जी को, मोहन धारिया जी को, लेकिन नहीं माने, अड़ गए मधुलिमे जी। तो फिर 4 अप्रैल को एक बैठक होती है और हम लोग अलग हो गए। संगठन सबसे बड़ा होता है, और जिस पार्टी में संगठन सरकार की जननी होती है, सरकार से संगठन जन्म नहीं लेता है जी। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्य से शरद जी, मैं लंबी का बात कर रहा हूं, कांग्रेस को सबसे पहले संगठन पे ध्यान देना होगा। बाकी पार्टियां जो हैं वो संगठन आधारित नहीं बन सकती, वो व्यक्ति आधारित है। हालांकि कांग्रेस भी व्यक्ति आधारित है, लेकिन अभी कांग्रेस आजादी की लड़ाई में रही है, इसलिए सबसे पहले उनको संगठन संभालना चाहिए। प्रभात जी, एक और जो बात सामने आती है कि राजनीतिक कटुता बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने दोनों पक्षों का इस बार जो चुनाव प्रचार का तरीका देखा, बीजेपी और कांग्रेस की ही मुख्य तौर पर मैं बात करूंगा, और बाकी राजनीतिक दलों ने भी जिस तरह की भाषा का, आरजेडी के युवा तुर्क जो हैं वो जिस तरह से महबूबा शब्द का प्रयोग करते नजर आए, ये बहुत चिंता पैदा करता है कि इतनी कटुता कैसे घुलती चली जा रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में, और आखिर इसे रोकने के लिए क्या करें। अटल जी कहते हैं नेहरू जी का पोर्ट्रेट हटा दिया। मैंने मुड़ के पूछा कहाँ है नेहरू जी का पोर्ट्रेट, कोई नहीं, सब सर झुकाए थे। उन्हें तो लग रहा होगा कि अटल जी खुश होंगे। तो ये भाव क्या भारतीय राजनीति में है या संकट में है? अटल जी एक दलीय नेता थे, लेकिन एक दलीय विचार के नेता थे, लेकिन सर्वदलीय नेता थे। वाह वाह। भारत की राजनीति में कटुता का कोई स्थान नहीं है, लेकिन बड़ों का लिहाज। अभी हम आपको परसों कल फोटो जारी करूंगा मैं, गोविंद सिंह जी मुझे स्टेशन पर मिल गए, एकदम गले मिले। अच्छा जी। हम विचारधारा से विरोधी हैं, मन से, मानसिकता से, हार्दिकता से विरोधी नहीं। आप तो अर्जुन सिंह जी को अपने वहां कार्यालय में जाकर भावांजलि अर्पित करने आप पीसीसी पहुंच गए थे। पहुंच गया था जी। और अभी अजय सिंह जी सतना स्टेशन पर मिले, तो उन्होंने कहा यार आप मिलोगे, लोग कहेंगे बीजेपी में जा रहा हूं, हवा चल रही है। सवाल क्या है कि राजनीति में जिस दिन समाज में, संगठन में, किसी भी संस्थान में उदारता खत्म हो जाएगी तो समाज समाप्त हो जाएगा। उदारता, भाषा की शुद्धता। अब जैसे मैं विरोधी होने के नाते नहीं कह रहा, राहुल जी को मैं कैसे कहूंगा राहुल, कह ही नहीं सकता। उस पार्टी के आंदोलन, आजादी के आंदोलन वाली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नेहरू जी के पोते हैं, मैं कैसे कह दूंगा, नहीं कह सकता। अब वो कहते हैं अब देखना 6 महीने बाद नरेंद्र मोदी डर जाएगा, जी भी नहीं लगाते। ऐसे ही जयराम रमेश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, इनकी उम्र देखिए और नरेंद्र मोदी जी की उम्र देखिए। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रेम से कहते हैं राहुल जरा समझ जाओ, तो वो कहते हैं तो जरा उम्र में भी वो बड़े हैं उनसे। लेकिन मैं भाषा के मामले में पूरी भारतीय राजनीति पर जब अपना दृष्टि डालता हूं, तो मुझे लगता है कि इतनी गिरावट, इतनी कटुता नहीं आनी चाहिए। जी। अब देखिए, तेजस्वी जी बहुत पॉपुलर होंगे, हैं भी, लेकिन क्या भाषा, पॉपुलरिटी भाषा से भी तो होती है। बिल्कुल होती है। इस देश में चंद्रशेखर जी जब बोलते थे सदन में, तो सदन शांत हो जाता था। लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया जी, मैं घटना सुनाता हूं आपको। राम मनोहर लोहिया जी बीमार पड़े, तो उन्होंने आचार्य कृपलानी जी को बोला कि आचार्य यार मेरा एक काम कर दे, चुनाव आ गया है। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो यार मेरी पार्टी का घोषणा पत्र तुम बना दो। अरे उन्होंने कहा कैसी बात कर कैसी बात कर रहे हैं आप जी, तुम्हारी पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हाँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, घोषणा पत्र में बातें अच्छी ही आती है, और तुम मुझे जानते हो मैं किस पार्टी का हूं। शरद जी अपने आप में इतिहास है ये। आचार्य कृपलानी जी ने जो लिखा, और वो बहुत ज्वर में थे, 104 105 डिग्री बुखार में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पढ़ने को जरूर दे देना मेरे को, जारी तो मैं ही करूंगा। तो जब दिया उन्होंने, तो उसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदला। ये विचारधारा का जो उदारता थी,
इस उदारता की आवश्यकता भारतीय राजनीति को सदैव रहेगी और इसमें मुझे भी सावधानी बरतनी पड़ेगी और मेरे विरोधी दल के लोगों को भी। आपने बड़ी अच्छी बात कही प्रभात जी, विचार को लेकर समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आपके यहाँ कांग्रेसियों की हुजूम और सैलाब उमड़ने लगता है तो ये प्रश्न मन में आता है कि ये एक पॉपुलैरिटी के लिए है या चोट करने के लिए है, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 के बाद कहीं गिनती खत्म होती है। अभी तो ऐसा लगता है कि जैसे मनोविनोद के लिए, माफ कीजिएगा, मतलब ऐसा लगता है कि एक कोई सर्कस सा हो गया है कि जब आपको थोड़ा सा मन बहलाव करना होता है तो आप अपना जाल फैला देते हैं, आ जाओ भाई कांग्रेसियों, आ जाओ भाई कांग्रेसियों, और बुला लेते हैं। क्या ये लोकतंत्र के साथ या विचार के साथ समझौता नहीं? राजनीति में क्या हो गया है, धीरे धीरे कमिटमेंट की कमी आ रही है, विचार की, प्रतिबद्धता की, और आदमी दमदार के साथ अपना गम भुलाना चाहता है। जी हाँ जी। वो ये नहीं सोचता है कि समाज क्या सोचेगा। भारतीय राजनीति की दूसरी त्रासदी बता रहा हूं मैं आपको, समाज का भय समाप्त हो रहा है। हमें समाज का भय लगता है जी कि लोग क्या कहेंगे, और जिस लोकतंत्र में समाज का भय समाप्त होने की दिशा में जाए शरद जी, या जो नेता समाज से भयभीत न हो, उसको हम मानते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ की दिशा में चल रहा है। समाज से सदैव सबको भय होना चाहिए, सार्वजनिक जीवन वालों को भी और जो जहां जहां काम करते हैं। समाज स्थायी है, सनातन है, व्यक्ति तो आएंगे जाएंगे, संगठन टूटेगी बनेगी नहीं बनेगी, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं समाज से भयभीत नहीं हूं, समाज का लिहाज नहीं करूं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं समाज से ऊपर हो गया हूं। जो आपने प्रश्न पूछा, ये क्या हो गया है कि वातावरण सा बन गया है। कुछ प्रयास भी होता है सत्ताधारियों का, और मेरी पार्टी का भी प्रयास रहा होगा कि लोग टूटेंगे तो मनोवैज्ञानिक लोगों पर असर पड़ेगा इसका, जाएगा जी। और कुछ लोग होते भी हैं जिनको लगता है कि नहीं यार हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वार्ड में कोई नहीं, नेता ही नेता बचे हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो चलो भारत के प्रधानमंत्री, अभी 100 दिन का एजेंडा तय कर रही है उन्होंने, अभी ध्यान में भी चले गए थे तो उसी सब के लिए गए होंगे जी। लेकिन राहुल जी तो उपलब्ध होना चाहिए। राहुल जी के 3 मुख्यमंत्री उनके समय में यूपीए में इसलिए पार्टी छोड़े कि वो 6-6 महीने से समय नहीं दे रहे थे। अब मेरा मानना है कि राजनीति में सरलता, सुलभता, सहजता, सहनशीलता, संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। न मिलना, मोबाइल मशीन है, मनुष्य नहीं है, और उसे यदि आप मनुष्य समझ रहे हैं तो आप संगठन को समाप्त कर रहे हैं। इसी से जुड़ा प्रभात जी एक बड़ा अहम सवाल मेरे मन में आता है। प्रभात जी अभी सक्रिय हैं, उम्र भी ऐसी नहीं है कि उनका अनुभव है। जिस तरह से मैं आपको सुन रहा हूं, आपके एक एक उत्तर पे मैं ठिठक रहा हूं। सुमित्रा महाजन जी की उम्र हो गई है लेकिन सक्रिय हैं, उनके अनुभव का लाभ भी लिया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक युवाओं की पूरी फौज है बीजेपी में, जो खाटी बीजेपी की है। लेकिन एक मॉडल जो आपका था, जैसे एक प्रभात झा जी को, एक युवक को जो बिहार से आता है, अर्ली 80s में ग्वालियर, वहाँ उसको पूरा संरक्षण मिलता है। मतलब हमने ये खूब देखा बीजेपी में। लेकिन अब युवा भी मैं देख रहा हूँ, 50 पार कर चुके युवा बीजेपी में हमसे मिलते हैं, आपके कार्यकर्ता, उनके चेहरे पे साफ दिखता है कि उनको सही अवसर नहीं मिल रहा। अब कांग्रेसी आ रहे हैं तो और चिंतित हैं कि इधर से तो हम पार्षद बनना चाह रहे थे, अब ये भैया भी आ गए हैं। क्या एक सामंजस्य गड़बड़ाया है कि प्रभात जी का भी उपयोग हो? कोई जरूरी नहीं है, पद नहीं चाहिए प्रभात जी। ये भारत मुगलों के और अंग्रेजों के गुलाम रहने के बाद भी क्यों बचा रहा? क्योंकि उसकी संस्कृति बची नहीं। पद्धति बदल सकती है, संस्कृति नहीं बदल सकती, और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति यही है। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बैठक में कहा, हार्दिकता, उदारता ही हमारे कार्य का आधार है जी। भाई सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, मेरे भाग्य में जो नहीं हो मुझे कौन देगा? ठीक बात। और जो नहीं है
वो दे नहीं सकता कोई, और जो है वो कोई ले नहीं सकता। जो कुछ मुझे मिला, 27 साल तक मैं पदाधिकारी रहा हूं, 1992 से लेके अब तक 2021 तक। सवाल मिलने जुलने का नहीं है, सवाल है मनुष्य की मनुष्यता का, मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने का। सवाल क्या है कि जो दायित्वों पर हैं उनका एक और दायित्व है, वो अंतर्निहित दायित्व है कि किसका कहां उपयोग करना। आंख में काजल लगाइए तो काजल है, और गाल पे लगाइए तो कालिक है जी, ठीक बात। तो ये तो वो लोग हैं भाई, जैसे मैं कहता हूं कि जो हुक्म सरकारी वही पके तरकारी। जो पार्टी कहती, पार्टी ने कहा यहां जाइए, चला गया मैं। पार्टी ने कहा वहां चले जाइए, वहां गया। मैं पार्टी के बिना कुछ नहीं करता। अब ये तो पार्टी को विचार करना पड़ेगा शरद जी कि सुमित्रा ताई लोकसभा की अध्यक्ष हैं, उनका मानसिक और हार्दिक सम्मान बना रहे, ये तो पार्टी को तय करना पड़ेगा ना। व्यक्ति का उपयोग कैसे होता है, वो अगर मानसिक रूप से और हार्दिक रूप से स्वस्थ रहे। बिल्कुल ठीक कहा किसी भी व्यक्ति। अब मैं आपको बताता हूं, ये मेरा सौभाग्य है, मैं जन्मदिन कभी मनाता नहीं हूं, लेकिन 4 जून को ये मेरा जीवन का ऐतिहासिक 4 जून है कि मेरा जन्मदिन भी है और पार्टी तीसरी बार सरकार भी बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं सहज खुश हूं, मुझे कुछ नहीं। मेरे यहां जो लोग आते हैं सहज आते हैं, मैं कभी मनाता नहीं। कोई व्हाट्सएप पे बधाई देता है, कोई सोशल मीडिया पे देता है, मैं ले लेता हूं, मैं कभी बताता भी नहीं। लेकिन मैं इस बात की इतनी खुशी है कि मेरा जन्मदिन उस दिन पड़ रहा है जिस दिन भारतीय राजनीति का एक इतिहास बना जा रहा है। बिल्कुल प्रभा जी, उसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। 4 जून वाकई ऐतिहासिक होगा, आपका जन्मदिन भी और बीजेपी के लिए भी। लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह के उत्तर दे दिया कि जो बड़े दायित्व पर हैं उनके भी दायित्व हैं, और मुझे लगता है इसके बाद कुछ अधिक कहने की जरूरत नहीं होती। आखिरी सवाल है मेरा, अब नए नेतृत्व की तरफ भी बीजेपी को, राज्यों में भी और केंद्र की तरफ भी, मोदी जी अभी जितने फिट हैं, मुझे लगता है 2029 के लिए भी वो खम ठोके तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब राज्यों में जो पीढ़ी है, प्रभात जी की पीढ़ी ने मध्य प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी। शिवराज जी, प्रभात जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, अजय विश्नोई जी, कमल पटेल जी, ये पूरी पीढ़ी थी। और इसी तरह एक पीढ़ी थी नरेंद्र मोदी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, दिवंगत प्रमोद महाजन जी। ये केंद्र में एक औरा था इनका सारा। अब मैं केंद्र में भी देखता हूं, मैं नहीं कहूंगा कि वीरों से खाली है भूमि, बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ उस लेवल के लोग मैं देखता हूं कि नरेंद्र जी के बाद, मोदी जी के बाद कौन? अमित शाह जी बेशक, जेपी नड्डा जी भी हो सकते हैं, राजनाथ जी उम्र की वजह से मैं कहूंगा कि काफी। तो ये ऐसा लगता है कि अब नए नेतृत्व को गढ़ने का भी ये समय है, केंद्र में भी राज्य में। देखिए, नए नेतृत्व के रूप में मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी का ध्यान, हम लोग जब संसदीय दल की बैठक में जाते थे तो अपना भाषण ही शुरू करते थे कि मैं जितने दिन से प्रधानमंत्री, उससे ज्यादा मैंने संगठन का काम किया है, क्योंकि मूल में वो प्रचारक रहे। और इसलिए मैं कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बोल रहा। और भारत का पहला प्रधानमंत्री वो है जिन्होंने कहा था मैं भारत का प्रथम सेवक, प्रधान सेवक, ये कहने का सामर्थ्य उन्होंने जुटाया था। सवाल क्या है कि नए नेतृत्व को लाने की कोशिश उनकी रहती है। अब यही कारण है कि भूपेंद्र यादव जी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, पीयूष गोयल जी कौन है, ठीक बात, नवीन जिंदल कौन है, ऐसे में अनेक नाम गिना सकता हूं। आप देखिए, संगठन जो है अनुभव और ऊर्जा के बीच की बात है। ऊर्जा की अगुवाई होनी चाहिए और अनुभव उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। सब पर दृष्टि है। दूसरा, देखिए, अंत में आपको एक बात जरूर कहूंगा शरद जी, लोग मानते नहीं। अथर्ववेद के भाष्य में लिखा है कि कर्म जो है वो गर्भ के भाग्य में पलता है। जी। दुर्भाग्य से लोग क्या है
एक दूसरे को दोषी कहते हैं, ये दोषी है, वो दोषी है, ये दोषी है, मेरे को कुछ नहीं मिला, मेरे को ये नहीं। आज मैं कहूं कि मुझे कुछ नहीं मिला, हाँ अपेक्षा होगी, लेकिन ये कहूं कि मैं कुछ नहीं मिला। तो जिस दिन मैंने राज्यसभा में भाषण भी दिया था तो उसने मैंने कहा था कि अमित भाई बैठे हैं, जगत नड्डा जी बैठे हैं, माननीय प्रधान जी बैठे हैं, ये तय करेंगे मेरा दूसरा रास्ता क्या होगा। सवाल क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, मैं बैठा नहीं हूं आज तक। मेरी अभी एक किताब छपने गई है, हमारे भारत रत्न, 53 भारत के रत्नों के बारे में मैंने लिखा है। दूसरी किताब तैयार हो रही है 15 दिन के अंदर, उसका है संगठन के शिल्पकार 155 जनसंघ के जमाने से काम करने वाली राजमाता कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल जी, नारायण प्रसाद जी, रामहित गुप्ता जी, सेजवलकर जी जैसे लोगों के बारे में कहीं 4 लाइन नहीं लिखा गया है। तो सबसे मंगा रहा हूं, लक्ष्मीनारायण जी पांडे, लक्ष्मीनारायण जी शर्मा, कैलाश जोशी जी, सबका नाम, कैलाश सारंग जी, जिन्होंने जनसंघ को खड़ा किया, ऐसे लोगों के बारे में संगठन के शिल्पकार। और अटल जी की शताब्दी वर्ष है, तो 6 वॉल्यूम अटल जी पर लिख रहा हूं। मैं बैठा नहीं हूं, मैं अपने काम में लगा हूं, मेरी लाइब्रेरी बहुत सबल है। और इसलिए राजनीति में और किसी भी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आखिरी बात बता रहा हूं शरद जी आप, और ये जीवन में मेरे को किसी ने कहा तो मुझे अच्छा लगा कि लोग अपने से अपना जो निकट से निकट होता है, जिसके बिना जीवन नहीं चलता है, जब वो जीवन छोड़ता है तो उसके घर में उसको मुर्दे को भी बहुत दिन तक नहीं रख पाते, तत्काल जलाने के लिए शमशान घाट चले जाते। ठीक बात है। तो मुर्दा बनकर तो नहीं रहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में जिंदा बनकर रहना चाहिए, और जिंदा रहना समाज से सीखना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि उनकी ऊर्जा बची हुई है। ये उन नेताओं के लिए सबक है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो अपने जीवन के 60 वर्ष के बाद किसी एक उदासी से भरते हैं। प्रभात जी आज एक लेखक के तौर पर, और बहुत सुंदर बात है ये कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के अमूल्य कालखंडों को सहेज कर पुस्तक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी बहुत सी बातें हैं जिनको बहुत ठहर कर और ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें एक विचारक राजनेता है, एक थिंकर पॉलिटिशियन है, जो तमाम चीजों पर ठहर के सोचता है और बोलता है। ये बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा आनंद आता है आपसे बात करके, क्योंकि मैं फिर कहूंगा आप एक स्कॉलर पॉलिटिशियन हैं। नहीं, मुझे आप सबका स्नेह मिलता रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, और शरीर से स्वस्थ, मन से प्रसन्न रहूं, नकारात्मकता से दूर रहूं। आपका वजन भी कम है और आप युवा दिख रहे हैं मुझे, और फिट दिख रहे हैं आप पहले से, और आपकी खनक दमक तो वही है जिन प्रभात जी को हम प्रदेश अध्यक्ष, सांसद या एक समय मध्य प्रदेश भाजपा के मीडिया के प्रमुख के तौर पर देखते थे। वही खनक, वही लहक और वही अदम्य जिजीविषा है। बहुत शुभकामनाएं प्रभात जी। आखिरी में एक बात जी बिल्कुल जी, जिंदगी में दूसरे आपके लिए रोएं, आप अपने लिए मत रोएं। हाँ सही बात है, वाह बिल्कुल ठीक है। और दुर्भाग्य से राजनीति में मैं देख रहा हूं कि लोग अपने लिए रोने लगे हैं, दूसरों के लिए नहीं रोते। ये बहुत बड़ा मैसेज है, तो इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। फिर एक स्कॉलर पॉलिटिशियन की टिप्पणी है, और इसी के साथ बहुत धन्यवाद प्रभात जी, बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी जीवन यात्रा, राजनीतिक यात्रा के लिए। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास व्यक्तित्व को लेकर, पर्सनैलिटी को लेकर आपसे रूबरू होंगे। नमस्कार।